गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में जो प्रश्न आए हैं उन सब पर डिस्कशन कर रहे हैं। करते हुए हम लोग वर्ष 2013 की जो है परीक्षा पर पहुंचे थे। 2013 में दो परीक्षाएं हुई थी। जो पहली बार 2013 में परीक्षा हुई थी पीजीटी की, वह निरस्त हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद फिर से जो है एग्ज़ाम हुआ था, पुनर्परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम हुआ था। हम लोगों ने अभी तक जो है 2013 की जो कैंसिल परीक्षा थी उसमें जितने प्रश्न आए थे सबका पर डिस्कशन कर लिया है। बचा है हम लोगों का क्या, 2013 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, पुनर्परीक्षा हुई थी, उसके प्रश्न बचे हुए हैं जिन पर हम लोगों को परिचर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। तो आज हम लोग 2013 इतिहास विषय में जो परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम हुआ था, उनमें जो प्रश्न आए थे उन पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। आज पहली क्लास होगी और क्लास प्रारंभ करने से पहले बार बार एक ही बात की जाती है जो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वह लोग क्या करें, शेयर करें, जिससे इस चैनल का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों के पास ये चैनल पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम लोग जो है आज जो है 2013 पीजीटी इतिहास री एग्ज़ाम को प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से 5 क्लासों में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। उद्देश्य आपको पता है कि ऑथेंटिक आंसर प्राप्त करना, हमको प्रामाणिक और सर्वमान्य उत्तर हमको मिलेगा। साथ में जब उन उत्तरों पर हम चर्चा करते रहेंगे तो नई चीज़ें मिलेंगी जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगी, जहाँ से ज़्यादा संभावना होगी कि जो आगामी परीक्षा आपकी 2022 वाली अभी पेंडिंग है, जब होगी, पोस्टपोन्ड है, जब होगी तो वहाँ से वो प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर 100% एक्यूरेसी के साथ जो है उत्तर देने में सक्षम होंगे। आपका चयन होगा, आप एक शिक्षक के रूप में देश की सेवा करेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए, आज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? देख रहे हैं क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुबेर नागा, बी है ध्रुव देवी, सी है कुमार देवी और डी है अनंत देवी। समझ रहे हैं? तो कुमारगुप्त किसके पुत्र थे इसको समझा जाए। हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनकी उपाधि थी क्या, विक्रमादित्य, इनके पुत्र थे कुमारगुप्त। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी राजनयिक स्थिति को मजबूत किया था, ये हम लोग जानते हैं। और उन्होंने जो है जो शादियां की थी, चाहे अपनी की हो, चाहे अपनी पुत्री की हो, चाहे अपने पुत्र को किया हो, और राजनयिक दृष्टि से लाभ प्राप्त किया उससे, उन शादियों उन विवाहों से। तो कुमारगुप्त की एक पत्नी थी कुबेर नागा, ये नागवंश की थी, नागवंश की कन्या थी कुबेर नागा। इनसे एक पुत्री थी, क्या थी, पुत्री थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। और इन्हीं प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन प्रथम से हुआ था। रुद्रसेन प्रथम से हुआ था। और इनकी जो है एक अन्य पत्नी थी ध्रुव देवी। इन ध्रुव देवी से जो है इनका जो पुत्र हुए थे वह थे कुमारगुप्त प्रथम। समझ में आया? कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ध्रुव देवी थी। और इसलिए ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
अब समझा जाए ध्रुव देवी के संबंध में थोड़ा सा। समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त के बीच में रामगुप्त एक शासक के रूप में आते हैं। इन शासक के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो है विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है। उस नाटक में से रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। उसमें बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त शासक बना और उसके शासनकाल में शक क्षत्रपों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में संधि के लिए शकों ने रामगुप्त से उनकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की। यह बात जब जो है रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त को पता चली, चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो अपने भाभी के वेश में, ध्रुव देवी के वेश में स्वयं जो है शकों के शिविर में गया और उनसे युद्ध किया और शकों को पराजित किया। पराजित करने के बाद जो है वापस आता है तो अपने कमजोर भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से शादी करता है, विवाह करता है। यही ध्रुव देवी से कुमार गुप्त उत्पन्न होते हैं। अब कुमार गुप्त के बारे में एक प्रश्न आया था अभी 2016 में, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किसने चलाए है, अश्वमेघ की उपाधि किसने धारण की, वो सब अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता, उसमें 2016 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 102 में जाइएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, वहां पर आपको कुमार गुप्त के बारे में, उनकी उपाधियों के बारे में, उनके समय पुष्यमित्र जातियों का जो युद्ध हुआ है, भीतरी गाजीपुर के अभिलेख से जो पता चलता है, और परम भागवत की उपाधि गढ़वा अभिलेख जो प्रयागराज का है, उन सब से जो पता चलता है, ये आप जब जाएंगे इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको कुमार गुप्त के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मिल जाएंगे। समझ गए? हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ समय नष्ट ना करके हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में होता क्या है कि जब आप लोग पढ़ने लगते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ऐसे जब देखेंगे तो फिर क्वेश्चन इसको युग्म देखेंगे फिर वापस जाएंगे तो आपका इसमें समय किल होता है, समय खराब होता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं को गोला कर लीजिए, टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ताकि वो आपको क्लियर कट दिखे कि यहाँ नहीं कहा गया है। अब देखिए, ए है रत्नावली हर्ष, बी है मृच्छकटिकम शूद्रक, सी है मुद्रा राक्षस राजशेखर, डी है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। तो रत्नावली जो रचना है ये हर्ष की है। इसके अलावा हर्ष ने जो है प्रियदर्शिका और नागानंद की भी रचना की है, तो ये तो सही है। अब पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या अर्थ होता है? खिलौना गाड़ी, मृच्छकटिकम। इसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तकें विशाख दत्त द्वारा लिखी गई हैं, रची गई हैं। ये राजशेखर की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों जो है विशाख दत्त के नाटक हैं। तो अब कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यही नहीं ना, मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त लिखा गया होता तो ये सुमेलित होता, लिखा नहीं गया है इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोगों को ये समझना है कि ये राजशेखर हैं कौन ना, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो राजशेखर जो है आपने जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे
महेंद्रपाल प्रथम, और उनके जो पुत्र थे, कौन थे? पुत्र थे महिपाल प्रथम। इनके दरबार में थे, इनके राज कवि थे। क्या थे इनके? इनके राज कवि थे, और ये बहुत विद्वान थे और कई पुस्तकों की रचना किया है, जैसे कर्पूर मंजरी। एक पुस्तक कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, विद्धशाल भंजिका, इनके पुस्तकों के नाम है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, भुवन कोश, हर विलास। परीक्षा में आपके इनमें से देख रहे हैं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश और हर विलास में से कोई एक पुस्तक दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इसके रचनाकार कौन है। इसमें कर्पूर मंजरी महत्वपूर्ण है, भुवन कोश, हर विलास, विद्धशाल भंजिका, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो सबसे पहले महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में थे, उसके बाद उसका पुत्र महिपाल फर्स्ट जब शासक बना तो उसके दरबार में थे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, बी है दांडी मार्च, सी है बारदोली सत्याग्रह और डी है बिजौलिया आंदोलन। देखिए ये सब जो है बारदोली, बिजौलिया, चंपारण सब किसान आंदोलन है। दांडी मार्च आपको पता है नमक कानून तोड़ने से संबंधित था गांधी जी का। तो हुआ क्या था कि 1928 में कहां पर? गुजरात के सूरत जिले में एक तालुका है बारदोली तालुका, बारदोली तालुका, और इस बारदोली तालुका में एक आंदोलन चला था लगान ना देने का, लगान ना देने का एक आंदोलन चला था। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेता के रूप में उभरे हैं, समझ रहे हैं। और यह आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आंदोलन लगान न देने का किसानों से संबंधित था और साथ में जनजाति या आदिवासियों से संबंधित था, या आदिवासियों से भी संबंधित था। ये आदिवासियों से कैसे संबंधित था? वहां के जो आदिवासी थे या जनजाति थी उन्हें कहते थे कपिल राज या कालीपराज, कालीपराज कहते थे। ये कालीपराज जो थे वो एक पद्धति थी हाली पद्धति से परेशान थे, इसके शोषण से परेशान थे। अब आप कहेंगे हाली पद्धति क्या है? हाली पद्धति क्या है? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? मजदूरी ना करना चाहें उसके बाद बांध के ले जाएं, हमसे काम करवाएं और जो मन करे वो दें, जो मन ना करे वो ना दें। इस बंधुआ मजदूरी से यहाँ के आदिवासी जो कालीपराज थे
ये लोग दुखी थे और इनके बीच जो है रचनात्मक कार्य गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। इनके बीच रचनात्मक कार्य में गांधी जी लगे हुए थे और कुंवर जी, कल्याण जी, मेहता बंधु, मेहता बंधु कौन थे? कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता, और साथ में महादेव देसाई और कई तरह के जो है नेता थे जो साहित्य का सृजन कर रहे थे, जो पुस्तकें लिख रहे थे, पत्रिकाएं लिख रहे थे, पंपलेट लिख रहे थे, जिसमें इस जो है हाली पद्धति की, जो हाली पद्धति थी बंधुआ मजदूरी की, इसकी आलोचना कर रहे थे और लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि किस तरह से आदिवासियों का शोषण कर रही है पद्धति। और इनका साहित्यिक सम्मेलन ये लोग करते थे। जो 1927 में एक सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित थे और गांधी जी ने कहा ये काली पराज नहीं है, ये काले लोग नहीं हैं, ये कौन है? ये रानी पराज हैं, ये बनवासी हैं, ये बन के राजा हैं, ये रानी पराज हैं। उनका नाम काली पराज से रानी पराज जो है महात्मा गांधी ने किया। ये 27 की बात है। अभी हम लोग कह रहे थे 28 में जो है बारदौली में लगान ना अदायगी का आंदोलन चला। तो वह आंदोलन शुरू कब से हुआ उसको समझा जाए। हुआ क्या था? 1926 में, 1926 ईस्वी में कपास की कीमतें गिर गई। कपास की कीमत मतलब मूल्य गिर गए। अब जब कपास की कीमत गिर गई तो किसान जो है ये लगान देने में सक्षम नहीं थे और इन लोगों ने अनुरोध किया कि हमारा जो है लगान न बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? इनकी लगान जो है 22% बढ़ा दी, 22% की बढ़ोतरी कर दी। जब 22% की बढ़ोतरी की तो किसान आंदोलन पर चले गए और आंदोलन के लिए इन लोगों ने जो है एक सशक्त चेहरे की तलाश प्रारंभ की और इनकी तलाश पूरी हुई। गुजरात किसान सभा के नेता वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने आमंत्रित किया। अभी तक इनका नाम सरदार नहीं था। वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया और पटेल ने सहर्ष जो है इस आंदोलन को नेतृत्व देना स्वीकार किया। और जब वो नेतृत्व के लिए आए, कार्य शुरू किया, तो कांग्रेस ने जो है प्रत्यक्ष रूप से इनको सहयोग नहीं दिया, अपितु आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से नरमपंथी कांग्रेसियों ने घर घर जाकर के, किसानों के बीच जाकर के इस आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। और इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बात थी, एक अच्छी बात थी, महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी बहुत बेहतरीन थी और उसमें जो है भाग लिया था मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने, भक्तिबा ने, मणिबेन ने, कस्तूरबा गांधी, भक्तिबा, मणिबेन और शारदा देसाई, इन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। और जब देखा इस आंदोलन में सरदार पटेल एक स्तंभ, एक दृढ़ संकल्प लेकर के सरदार की तरह खड़े हैं, तो उनकी आकांक्षा थी कि इनको सरदार कहा जाए। तो महिलाओं की आकांक्षा पर, महिलाओं की आकांक्षा पर गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी।
अगर पूछा जाए सरदार की उपाधि किसने दी, अगर विकल्प है महिलाओं ने, महिला, उस पर सही करेंगे। अगर विकल्प है गांधी जी, तो उसको सही करेंगे। इस समझ में आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी द्वारा दी गई। ये बारदोली में जो सत्याग्रह के दौरान महिलाओं की आकांक्षा थी कि उन्हें सरदार की उपाधि दी जाए। क्लियर, आगे चलें। अब इस आंदोलन जब आगे बढ़ने लगा तब सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, एक जांच कमेटी बनाई, ब्लूफील्ड और मैक्सवेल। ब्लूफील्ड व मैक्सवेल जांच कमेटी। और इस कमेटी ने अपने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कहा कि जो लगान बढ़ाया गया था 22% बढ़ोतरी कैसी है, अनुचित है, बढ़ोतरी अनुचित है। और उसने जो है लगान को 22% से घटा करके 6.03% कर दिया। इसके बाद जो है यह आंदोलन समाप्त हुआ। बहुत सफल आंदोलन था, पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था और गांधीवादी तरीकों का प्रयोग किया गया था, इसलिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के बारे में अब आपको उत्तर तो पता चल गया होगा, बारदोली सत्याग्रह है, ऑप्शन सी है इसका सही है। और इस आंदोलन के बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं तो पीजीटी 2004 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 72 पर जाइए। क्वेश्चन था कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से था, उस पर जाइए, वहां पर भी आपको जो है इस आंदोलन के बारे में पूरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 4, नागानंद नाटक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी है भोज, सी है हर्ष, डी है प्रवर सेन। अभी हम लोग जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें था ना रत्नावली और हर्ष, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर्ष के 3 नाटक मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है नागनंद, दूसरा कौन से प्रियदर्शिका, और तीसरा कौन है रत्नावली। क्लियर हुआ? अब इससे पता चल गया कि इसमें हमको ऑप्शन सी, ए रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, अभी दिखाएंगे कब आया था, कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें नागनंद, जो नागानंद है ये क्या है, नाटक है। यह नाटक 2 भागों में है, इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन, विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन और सिद्ध कन्या मलयवती। पहले भाग में जो फर्स्ट भाग है इसमें विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन और सिद्ध कन्या मलयवती का प्रणय प्रसंग का विवरण है। और दूसरे भाग में क्या है, जीमूतवाहन द्वारा सर्पों की रक्षा के लिए स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत करना, सर्पों की रक्षा के लिए स्वयं को गरुड़ के सम्मुख के सामने प्रस्तुत करना। ये कहानी ये है कि गरुड़ जो है प्रतिदिन एक सर्प अपने भोजन में लिया करते थे। इससे सर्प परिवार बहुत दुखी होता था और प्रतिदिन अपने जो है बंधुओं को, अपने सगे संबंधियों को बिछुड़ते हुए देखता था और दुख प्राप्त करता था। तब इन्होंने, जीमूतवाहन ने सर्प वेश धारण किया और जब इनको गरुड़ उठा के ले गए तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि पहले जो सर्पों को लाते थे उनको खाने लगते थे,
तो वो तड़फड़ाते थे ना, बचने का प्रयास करते थे। जिमूतवाहन ने ये सब कुछ नहीं किया। तब जो है गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सर्प हत्या कर रहा हूं, मैं सर्प को मार के खा रहा हूं, सर्प कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, तब पता चला कि ये सर्प भेष में जिमूतवाहन है। इस तरह जिमूतवाहन के त्याग को देख करके गरुड़ ने ये प्रतिज्ञा की, अब इसके बाद से वो सर्प भक्षण नहीं करेगा। यही ये कहानी है जिमूतवाहन द्वारा सर्पों की रक्षा के लिए स्वयं को गरुड़ के सम्मुख प्रस्तुत करना। समझ गए? अब इसके बाद इनकी जो दो और रचनाएं हैं, एक है प्रियदर्शिका और दूसरा है रत्नावली। तो अब ये समझा जाए इसमें क्या है। इसमें भी जो है प्रणय निवेदन ही है। ये प्रियदर्शिका जो है वस्त, ये जो आपका प्रयागराज है, ये वत्स महाजनपद में था। तो वस्त्राज उदयन, वत्सराज उदयन और एक सामंत थे दृढ़ वर्मा, उनकी पुत्री थी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, उदयन और प्रियदर्शिका का जो प्रणय संबंध था, उसी का नाटकीय विवरण जो है इस नाटक में है। और दूसरा है रत्नावली, इसमें भी वत्सराज उदयन होते हैं और इनकी सिंघल नरेश, कहाँ के? सिंघल राजकुमारी रत्नावली से विवाह का वर्णन है इसमें है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं यह रचना हर्ष की नहीं होकर के धावक है की है। किसकी है? धावक की है। कहते हैं कि हर्ष ने धावक से लिखवाया था, इसलिए यह रचना धावक की है। लेकिन उस समय जो बाणभट्ट हैं, जो हर्षचरित लिखते हैं, वो पूरी तरह से डिनाई करते हैं कि यह धावक की रचना है। वह मानते हैं रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। समझ गए? ये देखिए, इससे पहले पीजीटी 2011 में क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित नहीं था? वो तीनों दिए हुए थे, एक जो है दूसरा था जिसको हम लोगों को अलग करना था। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर हैं? नंबर 1 शांतिनाथ, नंबर 2 मल्लीनाथ, नंबर 3 नेमिनाथ, नंबर 4 या डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेतांबर परंपरा, ये देखो मल्लीनाथ को जो श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर हैं, कौन से हैं? 19वें तीर्थंकर हैं। तो इसको श्वेतांबर परंपरा जो है, श्वेतांबर संप्रदाय उसका स्त्री मानता है। समझ गए? और दिगंबर परंपरा इनको क्या मानती है? पुरुष मानती है। यह एकमात्र तीर्थंकर हैं जिनके विषय में मतभेद है, जिनके लिंग पर मतभेद है कि पुरुष हैं कि महिला हैं। और मल्लीनाथ का जो जन्म है मिथिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिथिला में। मिथिला के राजा के घर पर हुआ था इनका जन्म। और इनका जो प्रतीक है वो कलश है। क्या है इनका प्रतीक? कलश है। कभी कोई परीक्षा में पूछता है। 19वें तीर्थंकर हैं। श्वेतांबर परंपरा स्त्री मानता है, दिगंबर परंपरा इनको पुरुष मानता है। कलश इनका प्रतीक है। मिथिला में इनका जन्म हुआ था। राम के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला माना जाता है। इनका जन्म मिथिला में राजा कुंभराज के घर हुआ था। इनका प्रतीक कलश तथा चैत्य वृक्ष अशोक है। इन्हें श्वेतांबर परंपरा महिला तथा दिगंबर परंपरा पुरुष मानती है। एकमात्र तीर्थंकर जिनके लिंग के विषय में मतभेद है, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। अब आइए जो है अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी?
ऑप्शन है कश्मीर, बी है विदर्भ, सी है उड़ीसा और डी है असम। तो दिद्दा कश्मीर राज्य की जो है रानी थी। आइए समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कल्हड़ की राज तरंगड़ी, पढ़ा होगा। कल्हड़ की राज तरंगिणी तिथवार इतिहास लिखने का प्रथम सफल प्रयास था। कल्हड़ की राज तरंगिणी से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास पता चलता है, और कौन कौन से राजवंशों ने वहां पर शासन किया इसकी जानकारी मिलती है। तो वहां पर सबसे पहले कारकोट वंश ने शासन किया, कारकोट वंश। उसके बाद आया उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कौन सा आया? उत्पल वंश। और उत्पल वंश के जो संस्थापक थे अवंतिवर्मन थे, अवंतिवर्मन थे। और इस वंश के जो अंतिम शासक थी वो थी महारानी दिद्दा, अंतिम शासिका कहिए। इन्होंने 980 ईस्वी में यहां पर शासन किया था कश्मीर में। उत्पल वंश के बाद वहां पर जो है लोहार वंश का शासन होता है, लोहार वंश का शासन होता है। तीसरा जो है लोहार वंश होता है, लोहार वंश। इस वंश के संस्थापक थे संग्रामराज, संग्रामराज संस्थापक थे। इसमें एक राजा थे हर्ष, कश्मीर के हर्ष, कश्मीर के शासक थे। कल्हड़ जो है इन्हीं के आश्रय में था। कल्हड़ जो है इन्हीं के समय में इन्हीं का राजाश्रित था। और जो कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण है वो इसी लोहार वंश के जो अंतिम शासक हैं जयसिंह, अंतिम शासक क्या नाम है? जयसिंह है। ये कब से कब तक हैं? 11 से 28 से 11 से 55 ईस्वी, यहीं तक जो है कल्हड़ की राज तरंगिणी से सूचना हमको मिलती, से जानकारी मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कल्हड़ किसका राजाश्रित था? तो हर्ष का था। कल्हड़ की राज तरंगिणी हमको कहाँ तक जानकारी देती है? 12वीं शताब्दी तक देती हैं। किसके शासनकाल तक देती हैं? जयसिंह के शासनकाल तक देती हैं। समझ गए? उत्तर आपको पता चल गया। और जानना है तो एक प्रश्न आया था पीजीटी 2009 में, उसकी व्याख्या की गई है। कारकोट वंश का शासक कौन था? वहां पर देख लीजिए, आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? ऑप्शन है प्रतिहार, बी है परमार, सी है गढ़वाल और डी है चाहमान। तो गढ़वाल व कलचुरी, गढ़वाल और कलचुर वंश के अभिलेखों में करों की सूची मिली है। अभिलेखों में क्या मिला है? करों की सूची मिली है। और उस सूची में एक कर है तुरुस्क दंड, तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड समझिए, तुरुस्क का मतलब होता है तुरुस्क, तुरुस्क का मतलब है तुर्क या मुसलमान। दंड का मतलब हुआ सजा, दंड देना या सजा। तो यह जो है तुरुस्क दंड मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों को, तुर्कों को दिया जाने वाला दंड था, जो गढ़वाल और कलचुर अभिलेखों में मिलता है। गढ़वाल में भी गोविंद चंद्र गढ़वाल के अभिलेखों में और जयचंद, जिनका आप जानते होंगे, के अभिलेखों में पर्याप्त मात्रा में
तुरुष्क दंड शब्द का उल्लेख है, जो एक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। समझ गए? आगे देखिए, गाहड़वाल तथा करचुल लेखों में विभिन्न करों की एक लंबी सूची मिलती, जिसमें कुछ का अर्थ अस्पष्ट है। उन्हीं में से एक तुरुष्क दंड नामक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है विनोबा भावे, सी है जेबी कृपलानी और डी है महात्मा गांधी। तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑप्शन 20 में सही है, आचार्य विनोबा भावे। एक कौन थे? गांधीवादी। गांधीवादी थे आचार्य विनोबा भावे जी। और इन्होंने जो है भूमि सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको भूदान आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य था भूमि के समान वितरण के माध्यम से, भूमि के समान वितरण के माध्यम से किसानों को सामाजिक व आर्थिक न्याय देना, सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। समझ रहे हैं? ये भूमि सुधार का आंदोलन था, न्याय प्रदान करना, जिसका उद्देश्य था भूमि के समान वितरण किया जाए जिससे कृषकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। इसके लिए जो है एक वैचारिक आधार तैयार किया गया, और वो वैचारिक आधार क्या है? सर्वोदय समाज है, सर्वोदय समाज। इसलिए गांधी जी का सर्वोदय आप लोग समझते होंगे, सबका उदय, सभी प्रकार का उदय। ये सर्वोदय समाज कहता है। एक जो है इसका उद्देश्य, ये सर्वोदय समाज बल देता है वर्ग विहीन। किस पर बल देता है? वर्ग विहीन। किस पर बल देता है? जाति विहीन एवं शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर ये जो सर्वोदय समाज है, वर्ग विहीन, जात विहीन, शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है। जब इन्होंने ये भूदान आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन में करते क्या थे ये समझा जाए। तो उस आंदोलन में ये लोग करते क्या थे? पद यात्रा करते थे। क्या करते थे? पद यात्रा करते थे। पद यात्रा करके भूस्वामियों के घर जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि अपनी भूमि का 1/6 भाग, मतलब 6वां भाग कोई लोग क्या करें? दान करें, जिससे भूमिहीन किसानों को प्रदान करके उनको सामाजिक एवं आर्थिक समानता दी जा सके। और यह आंदोलन शुरू हुआ 1951 में। सबसे पहले फर्स्ट टाइम तेलंगाना में पोचमपल्ली में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? पहली बार 1951 पोचमपल्ली में। अब तेलंगाना है, उस समय आंध्र प्रदेश था, वहां पर पहली बार भूमि का दान किया गया। और इसलिए पोचमपल्ली आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपको जानकारी की दृष्टि से जरूरी है कि तेलंगाना का स्थान जहां पर भूदान शुरू किया गया वो पोचमपल्ली था। ये भूदान आगे बढ़ करके कब 1955 में ग्राम दान तक जाता है। भूदान आंदोलन को ग्राम दान आंदोलन के रूप में बढ़ाया गया। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि गोपाल की, मतलब सभी जो भूमि है वो किसकी है? भगवान की है। इसलिए
सभी को समान मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। और इसलिए जो है एक भूमि दान आंदोलन ग्राम दान आंदोलन रूप में आगे बढ़ा और इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई। उड़ीसा से ये प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन बहुत अच्छी सोच और सद्विचार लिए हुए था, लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। यह माना जाता है कि इस आंदोलन में 10% के आसपास सफलता मिली है। समझ में आया? आइए इसके बारे में और चीजें देख लेते हैं। भूदान आंदोलन गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूमि सुधार के लिए चलाया गया अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था भूमि के समान वितरण के माध्यम से कृषकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है। इस आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था पद यात्रा करना, गांव-गांव जाकर भूस्वामियों को अपने जमीन का कम से कम 1/6 भाग भूदान के रूप में किसानों के बीच बांटने के लिए देने के लिए अनुरोध किया जाता था। इस आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए जयप्रकाश नारायण जैसे समाज सेवी राजनीतिज्ञ राजनीति से संन्यास लेकर आंदोलन में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण ने सहभागी उस आंदोलन में। विनोबा भावे को भूमि का पहला दान 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में प्राप्त हुआ। पोचमपल्ली गांव को अंडरलाइन करिए, महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन केवल भूदान तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु 1955 ईस्वी में तक आते आते यह ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ग्रामदान आंदोलनकारियों का कहना था कि समस्त भूमि गोपाल की, अतः गांव की समस्त भूमि पर सभी का समान हक है। इस आंदोलन का प्रारंभ उड़ीसा राज्य में हुआ। यह आंदोलन बहुत प्रभावशाली और सफल नहीं था। यह आंदोलन अपने लक्ष्य का 10% भी सफलता नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए भूमि सुधार की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं अभी भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है पल्लव, डी है राष्ट्रकूट। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? चालुक्य। क्या होगा? चालुक्य में जो है रानियां और महिलाओं, इन सबको उच्च पद प्राप्त थे। साथ में ये सैन्य शिविरों में भी जाया करते थे। सैन्य शिविर में भी जाती थी। सैन्य शिविर में भी ये लोग जाती थी, महिलाएं जाती थी। जैसे कीर्ति बर्मन सेकंड की जो पत्नी थी वो रक्तपुर के शिविर में गई थी। रक्तपुर के शिविर में गई थी। विक्रमादित्य षष्ठ का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य छठवें षष्ठ, इनकी जो है रानियां उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। उच्च प्रशासनिक पदों पर काम किया था। बहुत सी महिलाओं को अग्रहारों का प्रशासक बनाया गया था। अब इन सब से स्पष्ट है कि चालुक्य राजवंश के शासन में महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाता था, कार्य लिया जाता था। आइए इसको देखते हैं। चालुक्य राज में रानियां और महिलाएं उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करती थी, सहयोग करती थी। राजा के साथ अस्कंदावार माने शिविरों में जाती, सैन्य शिविरों में जाती थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उसके साथ रक्तपुर के अस्कंदवार में गई थी। विक्रमादित्य खष्ट की रानियों
के शासनकाल में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी महादेवी दंबल 18 अग्रहार गांवों पर शासन करती थी। मलयवती किरय किरय करेयूर के अग्रहार का प्रशासन देखती थी। एक अग्रहार था किरय किरय करेयूर, उसका प्रशासन कौन देखता था? मलयवती देखती थी। इन सब से अभी बात हुई, क्लियर है, स्पष्ट है कि चालुक्य राजवंश में जो है महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता था। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 है, प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजंता, बी है एलोरा, सी है एलिफेंटा और डी है एहोल। एकाश माने एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए हैं। ये है एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा है। और एलोरा से हमको क्या मिलते हैं? कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर है एक पहाड़ को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए हैं। गुहा या गुफा मंदिर बनाए गए हैं। और इन मंदिरों में एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया है राष्ट्रकूट शासक। एक बार परीक्षा में पूछा किसने बनवाया है, किस वंश ने बनवाया है? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, उसके जो भित्ति चित्र हैं, दीवालों पर चित्र हैं, भित्ति चित्र, उसमें बहुत फेमस चित्र है एक गंगा अवतरण का चित्र है। गंगा अवतरण। गंगा अवतरण का मतलब है भगीरथ के जो है जटा से गंगा कैसे नीचे आती हैं उसका चित्र है। साथ में रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाए जाने का चित्रण किया। रावण द्वारा कैलाश पर्वत। इतना समझ में आया? अब इसमें एक और चीज जोड़िए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। एलोरा से एक एलोरा का दशावतार मंदिर, ये भी प्रसिद्ध है। एलोरा का दशावतार मंदिर, इसको भी राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, दंतिदुर्ग ने। और इसमें दशावतार मंदिर में क्या है? विष्णु के जो 10 अवतार है उनकी कथा को चित्रों के रूप में पिरोया गया है। यही है एलोरा का दशावतार मंदिर। क्लियर हुआ? यह परीक्षा में आपके पूछा गया है। देखिए पीजीटी 2004 में, 2011 में क्या पूछा? विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? समझ रहे हैं? इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया, यहां भी पूछा गया। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता, महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है ब्रह्मा, बी है सूर्य, सी है शिव, डी है विष्णु। खजुराहो के जो मंदिर हैं किसकी कला के लिए? चंदेल कला के लिए प्रसिद्ध है ना। चंदेल वंश के हैं। चंदेल कला का प्रमुख स्थल है, मुख्य स्थल है खजुराहो। कहां पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। यहां के जो मंदिर मिले हैं, यहां की जो कला मिली है, उसकी शैली कौन सी है? नागर शैली में बने हैं। नागर शैली में है। और एक ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ग्रेनाइट प्लस लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, पत्थर से बने हैं। और यहां पर जो है चंदेल वंश के शासक विद्याधर चंदेल द्वारा एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है, कंदरिया महादेव का मंदिर ना। कंदरिया महादेव का मंदिर परीक्षा में आपके पहले पूछा गया है। यह किसका मंदिर है? महादेव का। कंदरिया महादेव का मतलब शिव मंदिर है। यहीं पर है चित्रगुप्त मंदिर। क्या है?
चित्रगुप्त मंदिर। तो चित्रगुप्त मंदिर किसका है? इसको पूरा कहते हैं चित्रगुप्त का सूर्य मंदिर। इस सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है। यहीं पर विद्याधर ने ही शांतिनाथ का जैन मंदिर बनवाया है। शांतिनाथ का जैन मंदिर बनवाया है। तो किस धर्म से, किससे संबंधित है? जैन मंदिर से संबंधित है। और छतरपुर के जो मंदिर मिले हैं ये वैष्णव से संबंधित हैं, शैव से संबंधित हैं और जैन से संबंधित है। समझिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है बौद्ध धर्म से संबंधित कोई मंदिर मूर्ति यहां से प्राप्त नहीं हुई है। अब आपको क्लियर हो गया चित्रगुप्त का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? सूर्य से। और ऑप्शन बी में आप पहुंचेंगे तो सूर्य इसमें दिया है। इसको और डिटेल में समझना है तो जाइएगा प्लेलिस्ट पर गवर्नमेंट की पीजीटी 2010 की दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा कंडरिया महादेव मंदिर बनवाया था। इसमें चंदेल कला के बारे में A to Z सब कुछ वर्णित है, सबका वर्णन किया गया है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? ऑप्शन है असम में, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है गुजरात। इससे पहले भी ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो प्राग ज्योतिषपुर जो शब्द बना है प्राग से बना है और ज्योतिष से बना है। समझ गए? प्राग का मतलब होता है पूर्व दिशा और ज्योतिर्पुर से मतलब होता है ज्योतिर्गम्य प्रदेश। मतलब ऐसा प्रदेश जो ज्योति से पूर्व की ज्योति से प्रकाशित होने वाला नगर, पूर्व की ज्योति से प्रकाशित होने वाला नगर क्या है? प्राग ज्योतिष है। तो वर्तमान का जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके आस पास का क्षेत्र है, यही ज्योतिर्पुर कहलाता था। उस समय ये आसपास का क्षेत्र असम था। असम था जो कामरूप की राजधानी थी। और उस समय आज का जो गुवाहाटी है वो उस समय का असम था और जो ज्योतिर्पुर है वो उस समय का असम को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऑप्शन ए है असम। अगर ऑप्शन में गुवाहाटी वर्तमान का होता तो वो सही हो जाता। समझ गए? तो ए है आपका उत्तर इस प्रश्न का। और ए देखिए 2 बार पूछा गया है, 2009 और 2010 में। प्राग ज्योतिषपुर नाम था, प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन नाम था। समझ गए? यहां से भी जाकर आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है सर विलियम जोन्स और डी है अलेक्जेंडर कनिंगम। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में कहां पर? कलकत्ता में। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन सी इसलिए इसमें सही है। और इसका उद्देश्य क्या था कि एशियाटिक है तो एशिया के सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान व साहित्य का अध्ययन। समझ में आया? इसका उद्देश्य क्या था?
एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन, पुरातत्व संबंधी कला का अध्ययन, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करना था। और ये सोसाइटी जारी करती थी एशियाटिक रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेज जारी करती थी। इसी एशियाटिक रिसर्चों में भारत के अतीत के बारे में जानकारी, भारत के अतीत के बारे में चर्चा की जाती थी, वर्णन किया जाता था। समझ गए? फिर जो है इसी के अंतर्गत हुआ क्या, 1784 स्थापित हुई। तो 1784 में विल्किंसन ने, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने, जिसकी प्रस्तावना तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। फिर इन्होंने ही 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर चार्ल्स सर विलियम जोन्स ने 1787 में अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स ने ही गीत गोविंद का, जो नाटक की प्रमुख पुस्तक है, गीत गोविंद का भी अनुवाद किया। विलियम जोन्स इससे पहले 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का भी अनुवाद कर चुके थे, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ या अ कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। समझ गए? उत्तर आपको मिल गया। और देखिए कितनी बार पूछा है, वर्ष 2009 में, 4 में, 5 में, 9 में, 10 में, फिर आकर हम लोग आ गए 2013 की जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी इसको पूछा है। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये मामला। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, बी है सासाराम, सी है गाजीपुर, डी है सिकंदरा। कॉर्नवालिस के बारे में आपको पता है 1886 से 93 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो है न्यायिक प्रणाली में बड़ा सुधार किया। कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक मानते हैं, सिविल सेवा का अस्थाई बंदोबस्त लाया, ये सब किया। और इनके बाद जो है थोड़े समय के लिए जान छो रहे हैं। फिर बेलेजली आए हैं, लॉर्ड बेलेजली 1799 से 1805 तक। इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से एक आक्रामक नीति अपनाई। अब इनकी आक्रामक नीति से के बाद अब एक शांति की, सुलझे हुए, सफल गवर्नर जनरल की जरूरत थी। तो उनको कॉर्नवालिस दिखाई पड़े। तो फिर से जो है 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। भारत आने के 2 से 3 सप्ताह के भीतर एक गाजीपुर गए सैन्य यात्रा पर। सैन्य यात्रा पर कहाँ गए? गाजीपुर गए। वहीं पर उनको बुखार या मलेरिया हो गया। गंगा नदी के किनारे आराम करने के लिए अपना सैन्य शिविर लगाया और सैन्य शिविर में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद वहीं गाजीपुर में उनकी समाधि बना दी गई।
जिसको कॉर्नवालिस टॉम्ब या कॉर्नवालिस मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। तो अब इससे जो प्रश्न था मकबरा कहां पर है, उत्तर मिल गया कहां पर है, गाजीपुर में है। और विकल्प सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए क्या है, गाजीपुर है। क्लियर हुआ? आइए आगे भी देख लेते हैं। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल था। वेलेस्ली की आक्रामक नीतियों के बाद सरकार चाहती थी कि भारत में संधि, संतुलन और शांति की नीति अपनाई जाए। ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के लिए विश्वसनीय, न्यायप्रिय, संतुलित शासक माने जाने वाले कॉर्नवालिस को पुनः भेजने का निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस पुनः भारत आया, लेकिन आने के कुछ सप्ताह बाद गाजीपुर की सैन्य यात्रा के समय बीमार पड़ गया, संभवतः बुखार या मलेरिया। अपना अस्थायी शिविर गंगा नदी के किनारे बनाया। 5 अक्टूबर 1805 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी समाधि गंगा तट पर गाजीपुर में बनाई गई। इसे कॉर्नवालिस टॉम्ब या कॉर्नवालिस मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है यादव, बी है काकती, सी है होयसल, डी है पांड्य। रुद्रांबा के बारे में बात हो रही है और ऑप्शन है होयसल। होयसल की राजधानी थी वारंगल, और यहां पर था काकतीय वंश का शासक, वारंगल के काकती। इसके जो है संस्थापक थे गणपति थे। इन्हीं की पुत्री थी रुद्रांबा, जिन्होंने 1262 से 1279 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय आते हैं, रुद्रदेव इन्हीं के उत्तराधिकारी थे जिन्होंने शासन किया था। तो अब क्लियर हो गया, ऑप्शन सी इसमें होयसल सही है। आइए देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। काकती वंश का शासन था। इस वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुद्रंबा देवी थी, जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने भी किया है। उन्होंने 1262 से 1289 ईस्वी तक शासन किया। प्रारंभ में उनके पिता ने उन्हें रुद्रदेव नाम से युवराज घोषित किया। रुद्रांबा को रुद्रदेव नाम से एक युवराज मतलब पुरुष की तरह घोषित किया, ताकि समाज स्त्री शासन का विरोध न करे। अलाउद्दीन खिलजी के समय रुद्रांबा का उत्तराधिकारी प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, उसका वारंगल पर शासन था। समझ गए? क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेरुतुंग, बी है हेमचंद, सी है भट्ट नारायण, डी है लक्ष्मीधर। कृत्य कल्पतरु का लेखक कौन है? लक्ष्मीधर। ये लक्ष्मीधर कौन है? गढ़वाल में गोविंद चंद्र गढ़वाल शासक थे। ये विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, और इनको भी उपाधि मिली थी विविध विद्या विचार वाचस्पति। देख लीजिए कितनी लंबी उपाधि है। गोविंद विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि किसकी थी? गोविंद चंद्र की, गढ़वाल शासक की। इन्हीं के मंत्री थे लक्ष्मीधर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कृत्य कल्पतरु। और एक बार परीक्षा में पूछा गया था कृत्य कल्पतरु जो पुस्तक है उसका विषय वस्तु क्या है? राजनीति है, स्थापत्य है कि कला है? तो यह पुस्तक थी राजनीति शास्त्र पर, राजनीति पर थी, राजनीति शास्त्र पर थी। समझ गए? और एक प्रश्न गोविंद चंद गढ़वाल से पूछता है, इनकी रानी थी
कुमार देवी, और इन्होंने सारनाथ में एक जिन चक्र विहार का निर्माण कराया था। तो पूछता है सारनाथ में जो है जिन चक्र विहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमार देवी ने। कहां पर करवाया था? सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब देखिए धर्मजन चक्र जिन विहार 2013 जो परीक्षा निरस्त हुई उसमें ही पूछा था। गोविंद चंद गाहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहां पर बनवाया था? जो सारनाथ, इसका उत्तर होगा। क्लियर हो गया। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? होयसल, बल्लाल द्वितीय, बी है पांड्य मारवर्मन, सी है यादव रुद्र प्रथम, डी है काकतीय गणपति। ये कह रहे हैं कि जो उधर राज्य दिए हुए हैं और इधर राजा दिए गए हैं, कौन से सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए मैप है जिसमें जो है दक्षिण के अलाउद्दीन खिलजी के समय के 4 राजवंश हैं। एक देवगिरी का यादव, दूसरा वारंगल के काकतीय, तीसरा होयसल द्वार समुद्र के होयसल, और चौथा है पांड्य। ये देखिए दिख रहा है। तो देवगिरी में यादव वंश का शासन था और रामचंद्र देव इसके शासक थे। वारंगल में जो काकतीय, ये वारंगल तेलंगाना है जो आज का, वारंगल में काकतीय थे। गणपति ने जो है इसको प्रारंभ किया था। रुद्रांबा इनकी पुत्री ने भी शासन किया था, और प्रताप रुद्र देव सेकंड भी यहाँ के शासक थे। होयसल जो दक्षिण राजधानी द्वार समुद्र थी, और यहां बल्लाल तृतीय का शासन था। और पांड्य जो है जिसको महाबर भी कहा जाता था, पांड्य में जिसको महाबर भी कहा जाता था, मारवर्मन कुलशेखर शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र सुंदर पांड्य और सुंदर पांड्य ये देखिए पांड्य है। पांड्य को मुस्लिम जो है राइटर महाबर भी कहते हैं। यहां पर मारवर्मन कुलशेखर के बाद उनके 2 पुत्र सुंदर पांड्य और वीर पांड्य थे। अब इसको समझने के बाद पीछे चलते हैं। तो होयसल द्वार समुद्र का होयसल बल्लाल सही है। पांड्य मारवर्मन कुलशेखर, उसके बाद वीर पांड्य सुंदर पांड्य सही है। यादव में रामचंद्र थे, रुद्रदेव है, ये गलत है। काकतीय वारंगल के काकतीय गणपति, उसके बाद रुद्रम्बा, ये सही है। तो अब इसको जो है देखिए यही युग्म गलत है। यादव जो देवगिरी के यादव थे उसमें रामचंद्र देव को होना चाहिए था। समझ गए? आइए इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के 4 राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। देवगिरी के यादव रामचंद्र देव, तेलंगाना राजधानी वारंगल के काकतीय गणपत रुद्रम्बा प्रताप रुद्रदेव, होयसल राजधानी द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय। पांड्य मुस्लिम लेखक महाबर कहते थे। पांड्य राज्य ने ही अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की और मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। यहाँ के शासक मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र सुंदर पांड्य जो औरस पुत्र थे, वीर पांड्य जो अवैध पुत्र थे, इनके मध्य सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ था। समझ गए? अब जो है
मिलाने के लिए, उसको आप लोग आसानी से मिला लेंगे। उसको जरूर युग्मित करके जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है बीजी तिलक, सी है एम के गांधी, डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा सही उत्तर है। ये क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में भारत में स्वशासन के लिए श्याम जी वर्मा ने किया था। एक ब्रिटिश समाजवादी थे, हिडमैन के सुझाव पर किया था। किसका? इंडियन होम रूल सोसाइटी का। ये जो है भारत में स्वशासन के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्र निकालते थे, पत्र जिसका नाम क्या था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये पत्रिका थी, पत्र था। और इनके द्वारा जो है क्रांतिकारियों को रुकने के लिए व्यवस्था की जाती थी। हॉस्टल जिसको आप कहते हैं, हॉस्टल का। और ये हॉस्टल जो था उसको कहते थे इंडिया हाउस। जो भी लंदन जाता था भारत से वह यहां पर रुकता था। धीरे धीरे यह क्रांतिकारी गतिविधियों का, इंडिया हाउस क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसी इंडिया हाउस में मई 1905 में 1857 के विद्रोह की 1857 के विद्रोह की वार्षिकी मनाई गई। जब इस तरह की गतिविधियां यहां बढ़ी तो ब्रिटिश सरकार ने जो है इन सब के विरुद्ध कार्रवाई करना प्रारंभ किया। उस कार्रवाई में हुआ क्या कि 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस शिफ्ट हो गए। कहां चले गए? पेरिस शिफ्ट हो गए। जब श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस शिफ्ट हुए तब इंडिया हाउस, लंदन में भी इंडिया हाउस था ही, इंडिया हाउस का नेतृत्व आया बीडी सावरकर के पास। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 नाम से पुस्तक लिखी। और इसी पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को कहा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी, उसी में इसको कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है 1857 का विद्रोह। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है, क्योंकि अभी तक अंग्रेज यही घुट्टी पिला रहे थे। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था और बीडी सावरकर ने इस थ्योरी को चेंज कर दिया और बताया 1857 का जो विद्रोह था भारत की स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था। और उन पुस्तक क्या थी? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1897 ईस्वी में लंदन में आकर बस गए। उनके पास ब्रिटिश क्रांतिकारियों का एक समूह था जिसमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। श्याम जी ने भारत में स्वशासन प्राप्त के उद्देश्य से ब्रिटिश समाजवादी हिडमैन के सुझाव पर
1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके उपाध्यक्ष अब्दुल सोहरावर्दी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल सोहरावर्दी। यह भारत के बाहर विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्याम जी द्वारा लंदन में भारतीय हितों के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला गया और भारतीय आगंतुकों के निवास के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई। बाद में यह इंडिया हाउस क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। 9 मई 1905 ईस्वी को विद्रोह 10 मई का सुबेरा से शुरू होता है ना, तो 9 मई को इंडियन होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई गई, जिसके अध्यक्ष जेठलाल मोती लाल थे। जेठलाल मोतीलाल थे। श्याम जी उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों का ब्रिटिश सरकार का ध्यान उनकी ओर गया। तब 1906 में श्याम जी लंदन से पेरिस में बस गए। फिर भीकाजी कामा इन सब के संपर्क में आए। इसके बाद इंडिया हाउस की बागडोर बीडी सावरकर के हाथ में आ गई। इसी समय उन्होंने वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है महमूद गजनवी, डी है मोहम्मद गोरी। सिक्का सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाया तो अरबी ढंग का था। भारतीय ढंग का, भारतीय शैली में जो पहला सिक्का चलाया गया था उसको चलाया था महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने, और इसके चांदी के सिक्के पर संस्कृत में कलमा और देवनागरी में अव्यक्तम अवतरह लिखा है। ये द्विभाषी सिक्के हैं। इन सिक्कों को दिल्ली वाला भी कहा जाता है। कौन सिक्का कहा जाता है? दिल्ली वाला। ये द्विभाषिक सिक्के हैं। इन सिक्कों को दिल्ली वाला भी कहा जाता है। इससे द्विभाषिक परंपरा को, दिल्ली वाला की परंपरा को मोहम्मद गोरी ने बढ़ाया। हाँ, एक चीज और, इनके जो है सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी का भी चित्रण है। घुड़सवार और नंदी का चित्रण है। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति है और उसमें लिखा गया है मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम जो है मोहम्मद गोरी का ही नाम है, तो इसलिए लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए हैं, जिस पर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है। यह परीक्षा में पहले भी आया है 2013 निरस्त परीक्षा में। किसने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? इसको कराया था महमूद गजनबी ने। और लक्ष्मी वाले सिक्के चलाए थे किसने? मोहम्मद गोरी ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है गियासुद्दीन तुगलक। इसको समझा जाए। देखिए, बलबन का जो राजत्व है, राजत्व सिद्धांत, ये ईरान के सासानी शासकों के सिद्धांत पर आधारित है।
और उसी के आधार पर बलबन कहता है कि राजत्व तो अर्ध है, राजत्व तो क्या करता है, अर्ध दैवी स्वरूप रखता है, अर्थ दैवी, अर्ध दैवी आधा देवत्व का। और वो कहता है कि जो राजा होता है वह जो है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा उसी कहते हैं निबायत ए खुदाई। इसलिए बलबन जो है अपने को क्या कहता है, निबायत ए खुदाई। अर्ध दैवी स्वरूप के मानने के कारण जो राजा का व्यक्तित्व है ये क्या है, ईश्वर की प्रतिछाया है, ईश्वर की प्रतिछाया है। और जो ईश्वर की प्रतिछाया है उसी कहते हैं जिल्ले इलाही। अकबर को भी कहा गया है ना जिल्ले इलाही, क्या कहा गया है, जिल्ले इलाही। इसलिए बलबन निबायत खुदाई और जिल्ले इलाही दोनों को मानता है। जिल्ले इलाही मानने का मतलब है कि ये राजा का उसका व्यक्तित्व जो है ईश्वर की प्रतिछाया है, इसलिए कोई उसके समान होने की कामना और इच्छा भी नहीं रख सकता है। समझ गए। इसके अलावा जो बलबन का राजत्व था वो निरंकुशता, न्यायप्रियता, कुलीनता के राजत्व की बात कर रहे हैं, इस पर भी आधारित था। पहला अर्धदैवी स्वरूप पर, निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता। अब समझ में आ गया नायब खुदाई किसका, गयासुद्दीन बलबन का। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए इसको देख लेते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्राचीन ईरान के सासानी शासकों से प्रेरित था। बलबन ने घोषित किया कि उनका राजत्व अर्धदैवी स्वरूप रखता है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है अर्थात निबायत खुदाई है, राजा का व्यक्तित्व ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही है। इसका तात्पर्य यह था कि शासक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। राजा के समतुल्य होने की कामना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त बलबन का राजत्व निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता पर आधारित था। समझ गए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोजशाह तुगलक, फिरोज तुगलक। देखिए सल्तनत काल में केंद्रीय सेना जिसको हस्म ए कल्ब कहा जाता है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की। इसका गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और दीवान ए अर्ज इसका सृजन या निर्माण जो है बलबन ने किया। इस दीवान ए अर्ज को रावत ए अर्ज भी कहा जाता है, रावत ए अर्ज भी कहा जाता है। और जो इसका दीवान ए अर्ज का प्रमुख होता है उसको आरिज अ मुमालिक कहा जाता, आरिज अ मुमालिक कहा जाता है। और मुगल काल में यह दीवान ए अर्ज मीर बख्शी के रूप में हमारे सामने आता है। यह जो है पहले पूछा गया है। हाँ सही उत्तर टिक कर लें हम लोग। सही उत्तर क्या है, बलबन है दीवान ए अर्ज में। इसको देखिए 2016 में पूछा गया है, दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया। वही क्वेश्चन जो है 13 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है ए.बी. बोस, सी है जतिन दास और डी है खुदीराम बोस। तो इसमें जो सही उत्तर है सी है जतिन दास।
आइए इसको समझते हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। वो हुआ क्या था कि 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का विरोध हुआ और उस विरोध की कड़ी में लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया। उस समय वहां के एसपी थे स्कॉट ने। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसने आरएसएच जिसमें चंद्रशेखर, भगत सिंह, विजय कुमार ये सब थे, इन लोगों ने बदला लेने की ठानी और 1928 में जो है एसपी स्कॉट पर गोली चलाई, लेकिन एसएसपी वहां पर सैंडर्स मारा गया। इतना क्लियर हुआ? ये 28 की बात है। फिर केंद्रीय विधानसभा में 1929 में दो बिल आ रहे थे। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में दो बिल आ रहे थे। कौन कौन से? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका और कहा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए आवाज है। तो इन सबको 18 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर, इन सबके गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर जो केस चला उसको लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल, भगत सिंह ट्रायल या लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या किया कि जो कैदी थे 18, इन कैदियों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। तो इन लोगों ने जो है जेल में कहा कि हमको एक राजनीतिक कैदियों की तरह ट्रीट किया जाए, उस तरह का व्यवहार किया जाए। अनशन किया। उसी अनशन में एक 24 वर्षीय थे जतिन दास, और अपने भूख हड़ताल के 64वें दिन इनका अंतकाल हो गया है, शहीद हो गए। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? जतिन दास है। और इसको और बेहतर समझना है तो आपको जाइए पीजीटी 2004 के 5वीं क्लास के 110 पर निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई, वहां पर इसकी डिटेल में चर्चा है, वहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है लाला हरदयाल, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी है अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही उत्तर अभी 2016 में हम लोगों ने चर्चा किया था, खान अब्दुल गफ्फार खां है। हुआ क्या था कि 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने क्या किया? दांडी मार्च किया था और गुजरात के नवसारी जिले में दांडी पहुंचे थे और वहां पर नमक कानून तोड़ा। मुट्ठी भर नमक उठा करके कानून तोड़ा और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। उस आंदोलन का विस्तार जो है विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, तो उसका विस्तार पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में हुआ। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में हुआ और यहां पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने नेतृत्व किया और इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। और ये जो इसके सदस्य थे वो लाल ड्रेस पहनते थे, लाल कपड़े पहनते थे।
इसलिए इस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन भी पड़ा, लाल कुर्ती आंदोलन पड़ा। यह आंदोलन इतना भीषण था कि अंग्रेजों को अपनी सैनिक टुकड़ियां लगानी पड़ी। गढ़वाल रेजिमेंट को लगाया, किसको? गढ़वाल रेजिमेंट को लगाया। और गढ़वाल रेजिमेंट के एक देशभक्त सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर, चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में इनको कोर्ट मार्शल किया गया और सजा इनको मिली। और उससे जुड़े हुए खान अब्दुल गफ्फार खां को उपाधि देते हैं लोग फख्र ए अफगान। क्या उपाधि? फख्र ए अफगान इनकी उपाधि है। इनकी उपाधि है बादशाह खान, बादशाह खान। इनकी उपाधि है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंटियर गांधी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सीमांत गांधी किसकी उपाधि है। ये देखिए 2016 में निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है, यह प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, बी है फिरोज तुगलक, डी है नसीरुद्दीन महमूद, सी है सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन 20 में सही है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुहाते फिरोज शाही। फिरोज शाही, यह फारसी में लिखी गई है, 32 पृष्ठ की है। और एकमात्र सुल्तान थे जिसने जो है अपनी क्या लिखी? आत्मकथा लिखी है। समझ गए? और ये इससे पहले भी पीजीटी 2011 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? फुतुहाते फिरोज शाही है। क्लियर हुआ? अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का अंतिम प्रश्न है, सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान खैरात का प्रारंभ किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। उसमें फिरोज तुगलक था, इसमें भी फिरोज तुगलक है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो है दीवान खैरात की स्थापना की थी मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए और तथा मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए, के विवाह के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना कराई। इसी दीवान खैरात के अंतर्गत उन्होंने एक विवाह विभाग बनवाया और पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने रोजगार विभाग की स्थापना की, रोजगार विभाग की स्थापना की। और इसने गुलामों के लिए एक विभाग बनाया, उसका क्या नाम था? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। और खैराती अस्पताल बनवाए। क्या बनवाए? खैराती अस्पताल बनवाए, जिसको शिफा खाना कहा जाता है। तो इसीलिए इन सब कार्यों को देख करके इतिहासकार जो है हेनरी इलियट और इल्फिंस्टन, कौन? इलियट और अल्फिंस्टन जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। सल्तनत काल का अकबर की उपाधि किसको देते हैं? फिरोज तुगलक को। आइए और चीजें पढ़ लेते हैं।
फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। दीवान खैरात के अंतर्गत उसने विवाह विभाग की स्थापना की। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवान खैरात के लिए दान किया। राजस्थान से राजस्व मिलेगा, दीवान खैरात में दिया जाएगा। सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की। फिरोज ने गुलामों का भी अलग विभाग बनवाया जिसे दीवान बंदगान कहा गया। इसका प्रमुख वकील दर होता था। फिरोज ने 5 खैराती दवाखाना खोला जिन्हें दारुल सिफाया या सिफा खाना कहा जाता था। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2013 की जो पुनर्परीक्षा के 25 प्रश्न कर लिए हैं। अब बारी आपकी है, आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए और फीडबैक आपको देना है लाइक और कमेंट के माध्यम से। आप जाइए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। आप सब लोगों ने पूरी क्लास को पूरी तन्मयता से समझा है, देखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।